अब क्लास स्टार्ट हो गई। चलो तो स्टार्ट किया जाए बेटा। आ गए सब। आज से हम लोग देखो एनवायरनमेंट तुम लोग को पढ़ा दिया, लेयर पढ़ा दिया, उस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर अभी रिवीजन में हम लोग जब सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे जो और चैप्टर्स हैं उनका एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे अब जो ये 1 महीना बचा है इसमें आप एक ऐसे प्रिपरेशन के साथ अपीयर हो एग्जाम में, कम से कम मेरा नाम तो रोशन कर दो यार अच्छे नंबर के साथ। हाँ, अच्छा लगता है जब अपने ही पढ़ाए स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाते हैं, तो बच्चों को खुशी तो जो मिलती है ठीक है, टीचर्स को उसके डबल खुशी मिलती है। उस दिन उन्हें जितना गर्व होता है ना, शायद कभी नहीं होता। तो ऐसे पल आने की मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग से कि जब तुम लोग का रिजल्ट देखो टर्म 2 का, तो मुझे भी ऐसा ही गर्व हो। हाँ, आवाज जा रही है बेटा मेरी? यस सर। चल, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन। आज से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर वाइज एक तो हम बहुत डीप में पढ़े विद डेरिवेशन सब कुछ। आज हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, मतलब थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे बट थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। हाँ, इस बार पढ़ने का मूड ये है कि अब तुम लोग माइक को ओपन कर लेना और जो पूछूंगा चैट बॉक्स में लिखने की जगह बोलने की कोशिश करना। फास्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले खुशी का एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना खुशी? यस सर। चल, तो क्वेश्चन ये है बेटा कि 3 रेजिस्टर्स 1 2 एंड इसका नाम R1 R2 और चलो जल्दी से बता दो तुम लोग मुझे कि ये रेजिस्टर किस तरह की कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और एनी अदर कनेक्शन? सीरीज। और कोई कनेक्शन? नो सर। ये सीरीज कनेक्शन। आयुष्मान कहाँ है? आयुष्मान नहीं आ रहा, कई दिन से नहीं आ रहा। आयुष कोई पता? नहीं। खबर कर दो, रिवीजन कर ले, वैसे भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे, कम से कम रिवीजन करने से शायद नंबर अच्छे आ जाए। खबर लिया करो यार, फ्रेंडशिप का मतलब ये खबर लिया करो, एक दूसरे की खबर रखा करो। R1 R2 R3 Rn सीरीज कनेक्शन। अब मान लो मैं इन्हीं तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ऐसे। ये अगेन R1 R2 एंड R3। अब केवल हमें इस R1 वाले रेजिस्टर से मतलब है। मैं पूछूं किस कनेक्शन में R1 रेजिस्टर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, आइदर इन सीरीज कनेक्शन और इन पैरेलल कनेक्शन?
किस कनेक्शन में बेटा R1 रेजिस्टर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? खुशी के सिवा और कोई बताना चाहो तो बता दो। सर सीरीज में। सीरीज। और कोई? रिश्ता में निकल। रिश्तम बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आई यहाँ पर। सर सीरीज में लीक करेगा। सीरीज में। व्हाट अबाउट निकल? चल कोई आंसर एकदम सही है। ये सीरीज कनेक्शन में ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब बात आई क्यों सर, सीरीज में ही क्यों प्रोड्यूस किया, पैरेलल में क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? तो हमने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। सब लोग बोलो, बोलने से चीजें याद। H इज इक्वल टू I स्क्वायर। अब ये बताओ, ये R1 मान लो 2 ओम का है, तो यहां पर भी R1 2 ओम का ही रहेगा, यहां पर भी R1 2 ओम का ही रहेगा कि उसमें कोई चेंज आएगा? बोलो। टोटल रेजिस्टेंस में बेटा चेंज आता है, बट उसका अपना रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा कि बदल जाएगा? वो भी नहीं बदलेगा। तो यहां पर भी ये अपना 2 ओम लिया है, यहां पर भी 2 ओम लिया है, मतलब R तो वही रहा दोनों कनेक्शन में। अब तुम लोग जानते हो टाइम भी सबके लिए सेम होता है। अब बचा कौन? करंट। जिस पे ज्यादा करंट जाएगी, जिस रेजिस्टेंस से जिस सर्किट में हैवियर करंट फ्लो करेगी, उसी सर्किट में हीटिंग ज्यादा होगी। अब तुम लोग बताओ करंट यहां पर इससे ज्यादा जा रही है कि यहां पर ज्यादा जा रही है, और क्यों? दोनों बताना है। किस सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो होगी R1 में, इस सर्किट में, इस सर्किट में, और क्यों फ्लो होगी? दोनों चीज बताओ भैया बताएं। बोलो। भैया उसमें एक रास्ता दिया गया है ना R1 पास जाने में, वो डायरेक्ट पहले उसके पास आएगी, फिर उसके पास R2 पास आएगी, फिर R3 पास, सबसे पहले वहां गुड। पहुंचेगी। और सेकंड वाला जो ये जो नीचे उसके बना है, उसमें 3 रास्ते बन जा रहे हैं, तीनों में जाएगी एक साथ। इसका तीनों में उसमें डिवाइड हो जाएगा। भाई। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट रीजन है ये, परफेक्ट रीजन है। एज वी नो करंट डिपेंड्स अपॉन पाथ, यहां पर केवल एक पाथ है। सीरीज कनेक्शन में करंट का कोई डिवीजन नहीं होगा। जितनी टोटल करंट बैटरी से निकलेगी वही करंट जाएगी R1 में। बट व्हाट अबाउट इन पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन में करंट का डिवीजन हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट कम जाएगी बेटा। क्लियर हो रहा है? यस सर। खुशी समझ में आया? यस सर। सर इसमें V स्क्वायर अपॉन RT वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज करना है। सर क्यों? सुनो, हमें देखो टाइम से तो मतलब है, हाँ टाइम तो सबके लिए सेम होता है। सर्किट में क्या चीज वैरी करती है? वो होता है I और वो होता है V। क्लियर है? अब यहां पर हम सेम बैटरी लगा रहे हैं, दोनों में बैटरी तो हम सेम लगा रहे हैं। सेम बैटरी का मतलब V तो सेम दे दिए ना हम, तो हम V का डिपेंडेंस कैसे समझे इसमें? बोलो। अगर हम सेम बैटरी लगा दिए तो हम V से डिपेंडेंस निकाल सकते हैं? नहीं भैया। नहीं। इसी वजह से हम यहां पर वो सिस्टम नहीं लगाएंगे। ठीक है? ओके सर। और याद रखना तुम लोग एक चीज और, कि तुम्हारी बुक में जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बेसिस पे I स्क्वायर RT से ही मेजर क्वेश्चन बनते हैं बेटा। I स्क्वायर RT से मेजर क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी V स्क्वायर अपॉन R वाले से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, बनेगा,
बट मेजॉरिटी किसकी रहेगी, चांसेस किसके ज्यादा है किसके। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में पहले इसे ट्राई करना, उसके बाद किसी और पे जाओ, ठीक है। यस सर। अब हम लोग चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। कोई और क्वेश्चन हो तुम लोग के मन में जो, या फिर तुम लोग सॉल्व किए हो जिसका आंसर तो देखो तुम लोग को मिल जाते हैं, नो डाउट आंसर्स मिल जाएंगे आपको हर जगह से, बट कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट कोई समझाने वाला होगा तब मिलेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं ही केवल समझा सकता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ कोई भी समझाएगा तो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ऐसा सॉल्व करना कि कॉन्सेप्ट प्लस आंसर दोनों क्लियर रहे। अगर केवल आंसर क्लियर होगा तो अगर उसकी डिजिट्स बदल जाती हैं तो आप वहीं पे घूम जाते हो और आंसर गलत करके चले जाते हो। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आप उसे करके आओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या था, वो था चार्ज। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो होता है चार्ज। अब तुम लोग चार्ज के बारे में कुछ चीजें मुझे बताओगे। जैसे पहली चीज कि चार्ज को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू। क्यू, वेरी गुड। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज, चार्ज को डिफाइन कैसे करोगे, जल्दी से बोल दो। Charge is an intrinsic property of a substance. और कोई, Charge is a physical property of matter. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और व्हाट अबाउट खुशी एंड निखिल? Sir, charge is an intrinsic property which cannot be created, neither be destroyed. हाँ, इंट्रिंसिक का मतलब ही वही हो गया बेटा कि ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। इंट्रिंसिक मींस फंडामेंटल होता है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट निखिल? चल आगे चल। जिसका जो जल्दी से आंसर ना दे मतलब उसे नहीं आता, यही माना जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज का बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। हमें पता है कि चार्ज हमेशा नेचर में कंजर्व होता है। फिर हमने पढ़ा था कि चार्ज की कुछ एसआई यूनिट होती है। जल्दी से बता दो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? Coulomb. चार्ज के एसआई यूनिट गुलाम। कूलम। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, स्मॉल सी से स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी। व्हाट अबाउट चार्ज इज अ स्केलर और वेक्टर? चार्ज स्केलर है या फिर वेक्टर है और लगाया जाए जल्दी से बोल दो क्या है चार्ज? स्केलर, वेक्टर, स्केलर, स्केलर, वेक्टर। क्या बात है, किसने बोला वेक्टर? स्केलर है। स्केलर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर। चार्ज का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। चल इसके बाद हमने पढ़ा था, चार्ज के बाद नई चीज आई थी कि चार्ज का मोशन। चार्ज जब मोशन करता है बेटा तो क्या बनाता है, जल्दी से बोल दो। Electric current. करंट, वेरी। मूविंग चार्ज क्रिएट्स करंट। करंट की सिंबल आई। अभी आपके लिए सब कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर के चक्कर में ना पड़ना। अगर कोई स्मॉल लिखता है तो वो भी सही है, गलत नहीं है। कोई कैपिटल लिख रहा है वो भी सही है। 10 तक मेरा सलाह जो है कि 10 तक आप कैपिटल लेके चलो, उसके बाद स्मॉल की आदत पड़ जाएगी। करंट, करंट को डिफाइन कर दो जल्दी से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? The rate of flow of charge is called current. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट।
निखिल का आंसर हो गया. व्हाट अबाउट अदर्स? The flow of charge through a area per unit time. Flow of charge through area per unit time. What about others? Ayush and Rustam? The rate of flow of electrons through a conductor. हाँ, Per रेट unit ऑफ time. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. कभी कभी इस चक्कर में ना रहा करो कि हम बैचमेट से अलग आंसर दें. नहीं, आप सेम आंसर भी दो बट सही दो. कॉन्सेप्ट ये है. अलग देने के लिए मैं नहीं कहता, मैं सबसे इसलिए सुन रहा हूं कि जिससे एक बार रिपीट करो तो आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाए. बाकी मैं ऐसा सबसे नहीं बोल रहा हूं कि मुझे अलग आंसर दो. ठीक है? व्हाट अबाउट रिस्तम? सही दो It is the बस. rate of flow of electric charge. अगेन रिपीट अगेन. Electric current is the rate of flow of electric charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, सभी का आंसर सही है. इलेक्ट्रॉन्स ना बोलना आयुष, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोलने से चीजें गलत हो जाती है. गलत इन द सेंस बाउंडेड हो जाती है. आगे तुम क्लास 12th में पढ़ोगे कि केवल इलेक्ट्रॉन ही ऐसे नहीं है जो करंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटॉन भी करंट क्रिएट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन बोलने से तुम्हारा डेफिनेशन बाउंड हो जाएगा, बट चार्ज बोलोगे तो तुम्हारा डेफिनेशन हर जगह काम करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर कोई आयन हो. चार्ज तो चार्ज है. ठीक है ना? इसलिए तो करंट क्या है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. अब वो किसी एरिया से जाए, किसी वॉल्यूम से जाए या फिर एक लीनियर डिस्टेंस से जाए, वो मैटर नहीं करता. अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो वो करंट क्रिएट कर रहा है. क्लियर है? जी भैया. अब बात आई कि करंट का एक फॉर्मूला पढ़े थे प्यारा सा. I इज इक्वल टू Q by Q by T. T. Q by T. I is equal to Q by T. Where Q is Charge. charge and time is sorry and T is टाइम. time. अब बताओ what is the SI unit of current? एम्पियर. Ampere. Very good. Ampere represented by capital A. जैसे ही SI यूनिट पे बात करते हैं वैसे ही आपके बुक में एक कॉन्सेप्ट आता है. आपके बोर्ड ने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, बहुत बार बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, कि किसी भी SI यूनिट को आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा. तो यहीं से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइन एम्पियर, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन. इस फॉर्म से भी आपको मिल सकता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. दोनों तरह से क्वेश्चन तुम लोग के पास आ सकता है, डिफाइन एम्पियर और डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. तो जल्दी से एक एक करके डेफिनेशन बता दो. It can be defined as the amount of charge flowing per unit time. रिस्तम फिर से बोलो बेटा, थोड़ा तेजी से बोलो. So ampere can be defined as the amount of charge flowing per unit time. अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. चलो, ये आंसर बिल्कुल गलत है बेटा. नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ. हाँ निखिल, पहले बता दो. Electric current through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through a conductor. If 1 coulomb of charge flows through a conductor. बस कि कुछ और भी आगे है? Second. मुझे पता है तुम कॉपी से तो पढ़ ही रहे हो, पर पूरा तो पढ़ो. कॉपी से नहीं पढ़ रहे हैं सर, याद है. चलो नेक्स्ट आयुष. 1 ampere current is referred to as the flow of 1 coulomb of charge in 1 second through a conductor. खुशी. So when 1 coulomb of charge flows through an area for 1 second, then the electric current is said to be 1 ampere.
गुड। आयुष, खुशी और निखिल का आधा आंसर सही था। रिस्तम का आंसर बिल्कुल सही नहीं था बेटा। रिस्तम, अमाउंट ऑफ चार्ज जब तक नहीं बताओगे तब तक आप एम्पियर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वी विल से, जैसे इन्होंने बताया खुशी और आयुष ने, कि when 1 coulomb of charge flows through a conductor for 1 second, then it constitutes 1 ampere current. 1 ampere current is defined when 1 coulomb of charge flows for 1 second. Clear है? जी भैया। रिस्तम क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो हमने करंट देखा, फॉर्मूला देखा, उस पे हमने उसकी एसआई यूनिट देखा, एसआई यूनिट की डेफिनेशन पढ़ा। अब बात आई कि करंट क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? स्केलर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इससे क्वेश्चन पूछता है, एज करंट, कौन सा करंट बेटा? कन्वेंशनल करंट। एज कन्वेंशनल करंट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction। ये लिखते चलना बेटा क्वेश्चन। As conventional current has magnitude as well as direction, then also it is said to be scalar quantity. Why? चल बताओ। कन्वेंशनल करंट के पास बेटा, हाँ 2 मिनट खुशी पहले समझो। कन्वेंशनल करंट के पास बेटा डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, देन टू इट इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? एक चीज जान लो तुम लोग, कन्वेंशनल करंट का मतलब बेटा वो करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। जो कैसे चलती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, अब बोलो आंसर, स्टार्टिंग विद खुशी। Sir, because it doesn't follows vector addition law. नेक्स्ट आयुष। Sir, I'm not sure about it. नॉट श्योर। नेक्स्ट रिस्तम। है कि नहीं गया? Yes, sir. हाँ, Sir, I have heard about the vector addition law, but I don't know about the what is vector addition law. That's it. ओके। नेक्स्ट निखिल। चल, आंसर ना आने का मतलब है कि नहीं आता। चल, अब मैं तुम लोग को बता दूं, खुशी का आंसर 100% करेक्ट था। 100% करेक्ट था। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी because it has magnitude, it has direction, but it does not obeys the vector addition law. करंट के पास मैग्नीट्यूड है, अच्छी बात है, डायरेक्शन है, बहुत अच्छी बात है, बट ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। मींस 9th से और 10th में वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन बदल गई। हम 9th में पढ़ते हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होंगे। जिनके पास डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, वो हमारे स्केलर होंगे। बट अब 10th में आने से ये डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वो वेक्टर क्वांटिटी होंगे बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो
और वेक्टर एडिशन लॉ को भी ओबे करें। अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो उनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोले जाएंगे। क्लियर है? अब कुछ के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो पढ़े हो मेरे स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ के भूल गए हो उनके लिए दिक्कत है, जो नहीं पढ़े हो उनके लिए भी दिक्कत है। तो अब मैं दोबारा तुम लोग को रिवाइज कराने जा रहा हूं कि वेक्टर एडिशन लॉ होता क्या है। वेक्टर एडिशन लॉ देखो, हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो भी मान लो कि याद आ रहा है। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का हम ऐसे कुछ एग्जांपल लिया करते थे कि एक फोर्स इधर से लग रही है 10 न्यूटन, दूसरी फोर्स इधर से लग रही है, ये भी 10 न्यूटन है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बेटा कितना होगा, तो क्या आंसर दोगे तुम लोग? 0 0। रिस्तम क्या आंसर रहेगा? 0 न्यूटन। 0। 0। अच्छा ये बताओ 0 क्यों किया? रिस्तम क्यों बताएंगे और आयुष बताएंगे कि यहाँ पर 0 क्यों हुआ? Sir, because direction and hence they will nullify each other. अच्छा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। चलो ठीक है, डायरेक्शन की वजह से तुम इन दोनों को माइनस कर रहे हो, बट किसने कहा? किसने कहा कि डायरेक्शन से माइनस करो? ये बताया बेटा वेक्टर एडिशन लॉ। एज वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट शुड ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। अगर वो बेटा वेक्टर एडिशन लॉ ओबे कर रहा है तो मींस उसको डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना है। अगर डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करना है तो हमें ऐसा प्लस माइनस करना पड़ेगा कि अगर डायरेक्शन सेम तो प्लस, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस। ये कौन बताता है प्लस माइनस कब होगा डायरेक्शन के हिसाब से? वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ एक चीज और बताता है, वो कह रहा है कि अगर मान लो आप दो फोर्स लगा रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन से, समझो एक फोर्स आप ऐसे लगा रहे, दूसरी फोर्स आप ऐसे लगा, दोनों टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे पैरेलल नहीं बेटा, एक ऐसे एक ऐसे, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। अब बताओ बेटा नेट फोर्स यहां पर कितना आएगा? 20। अब बताओ नेट फोर्स कितना आएगा? सीधा नहीं लगा, याद रखना टेढ़ा लगा ऐसे। बोलो कोई आंसर दे रहा है नेट फोर्स कितना आएगा? ट्राई करो, सही गलत अपनी जगह, ट्राई करना चाहिए। 20 गलत बोलने से भी लोग कुछ सीखते हैं, ये जानते हैं सर। 20। और कोई? मन में बहुत लोगों के ख्याल जा रहे होंगे कि सर 20 होना चाहिए, 10 और 10 दोनों एक ही तरफ धक्का दे रहे हैं, बट आंसर बेटा गलत है। अगर आप 20 न्यूटन लिखोगे ये रॉन्ग आंसर, 20 नहीं होगा। 20 बेटा कब होगा? जब ये दोनों ऐसे पैरेलल लगे होते तब। अगर ये दोनों ऐसे पैरेलल लगे होते तो ये 20 न्यूटन होता। हाँ नो डाउट इस बार ये दोनों ऐड होंगे, बट 20 नहीं आएगा, 20 से कुछ कम आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पैरेलल है। मींस ये भी बता रहा है कि डायरेक्शन के हिसाब से ऐड हो, ऐसे ही नहीं कि दोनों एक ही साइड थे तो हम ऐड कर दिए, नहीं, उनके बीच के एंगल पे एडिशन डिपेंड कर रहा है। एंगल अगर 0 डिग्री है, पैरेलल है, तो हम पूरी तरह से ऐड कर दे रहे हैं। एंगल अगर ऐसे है तो हम ऐड नहीं कर पा रहे, या फिर हमें अभी उसका फॉर्मूला नहीं पता, जो कि 11th में तुम लोग को मैं सिखाऊंगा। तो 11th में यही मैं बताने वाला हूं तुम लोग को आगे। जब 11th में तुम लोग अगर मैथ्स लोगे, फिजिक्स रहेगी, मैथ्स जरूर लेना, याद रखो मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट ऑटोमेटिक अपने माइंड लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो मैथ्स ना छोड़ना, एम कुछ भी हो मैथ्स लेके चलना।
डॉक्टर को छोड़ के। डॉक्टर के लिए मैथ नहीं चाहिए। तो जिन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, अब कोशिश करना है डॉक्टर बनना भी ना, और कुछ है मेरे को, बहुत सारी फील्ड है यार मैथ में। तो ये डॉक्टर वाली जर्नी बड़ी लंबी होती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, बाकी तुम लोग की मर्जी। तो एफ नेट 20 नहीं आएगा, कुछ 20 से कम है। मीन्स यहां पर फिर से बता रहा है वेक्टर एडिशन लॉ कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके बीच का एंगल डिसाइड करेगा कि उन्हें कैसे ऐड करना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे यही चीजें करेंगे। मान लो, क्या मानोगे, मान लो पड़ोसी, तुम्हारे दो पड़ोसी हैं, एक इस बगल एक उस बगल, बीच में तुम्हारा घर है, इधर वाले पड़ोसी इधर वाले पड़ोसी, नहीं है तो भी एज्यूम कर लो, है तो बड़ी अच्छी बात है। मान लो दोनों के घर में भंडारे मेरे एग्जाम्पल भंडारे के आसपास ही होते हैं, दोनों के घर में भंडारा है और उन्होंने भी जनरेटर लगाया है, इन्होंने भी जनरेटर लगाया है, और संयोग से तुम्हारा इन्वर्टर खत्म हो गया। अब तुम्हें पढ़ना है, नेक्स्ट डे बोर्ड एग्जाम है, लाइट की बहुत जरूरत है, गर्मी भी अच्छी खासी है, इसलिए कूलर फैन की भी व्यवस्था होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। भाई जब तक बॉडी को हैप्पीनेस नहीं मिलती पढ़ाई नहीं आती। हाँ, तो पढ़ने के लिए हमें बढ़िया एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर गर्मी ठंडी का बहुत ज्यादा असर ना रहे। तो अब ऐसी व्यवस्था में मान लो पड़ोसी जो है बहुत अच्छा व्यवहार है, उनसे अच्छी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट वाली नहीं, आयनिक वाली बॉन्डिंग है। तो आयनिक वाली बॉन्डिंग है, ये पड़ोसी का है, जनरेटर तो चल ही रहा है यार, आप भी कनेक्शन ले लो, कूलर फैन अपना चला लो, इनके यहां से तुम्हें मिला 5 एम्पियर करंट। ये वाले पड़ोसी सोचे कि अरे उनके यहां से मिल रहा है, हम नहीं देंगे, हमसे बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, आयनिक से कोवेलेंट बन जाएगी। हाँ, तो इन्होंने भी कहा हम भी देंगे 5 एम्पियर, हल्के में लिए क्या, हम भी 5 एम्पियर करंट देंगे। और ये मिडिल में तुम्हारा घर है, यहां से ऐसे कनेक्शन बाहर जाना है, इधर से 5 एम्पियर करंट आ रही है, उधर से 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से तुम्हारे घर में जाना है करंट। अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे घर में कितनी करंट जाएगी? 10 एक भी नहीं जाएगी। कितनी जाएगी, 5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर? चलो ऑप्शन दे दिया मैं तुम लोग को, या फिर 0। डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान देना। 0 पक्का, हाँ 0 ही जाएगी, 0 ही जाएगी, 0 हो जाएगी। और 10 एम्पियर। 10 एम्पियर एकदम सही आंसर है बेटा, 10 एम्पियर। ये करंट के साथ देखा। अच्छा, घर में कभी वायर वगैरह कनेक्शन किया है कहीं? वायर को कभी ऐसा सोचते हो कि वायर को अरे ऐसे ले जाएंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, करंट कम हो जाएगी, है ना निखिल? ऐसा सोचते हो वायर को जब कनेक्ट करते हो तो? नो भैया, नहीं, बस कनेक्ट किया और शॉर्टकट रास्ता ढूंढा कि कम वायर में ज्यादा दूरी तय करना है। डायरेक्शन कभी देखा कि नहीं नहीं ईस्ट से लगाएंगे तो सही डायरेक्शन रहेगा, करंट अच्छी मिलेगी? हाँ, ऐसा करते हो? डायरेक्शन कुछ नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट को हम घर में मतलब दिन रात यूज कर रहे हैं, और हम कभी भी मोबाइल में मोबाइल को जब चार्जर में लगाते हो तो ऐसे देख के रखते हो ना, ऐसे ये वाइट तो यहाँ ना होने पाए, नहीं तो इसमें क्या होगा कि करंट लौट आएगी ऐसी बात नहीं, या फिर माइनस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, चाहे जैसे रख दो, करंट को जाना है। यही बता रहे हैं, करंट ये भी दिए, दोनों करंट मिक्स होके क्या बन गई, 10 एम्पियर। मींस करंट इज ऑलवेज एडेड। करंट हमेशा ऐड होता है। क्लियर है? इसी को कहते हैं बेटा अलजेब्रिक करंट। करंट वेक्टर एडिशन ओबे नहीं कर रही है, देखो डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी करंट को ऐड किया जा रहा है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। हाँ, इसी में एक होती है रिवर्स करंट, जिसे माइनस से ही लिखा जाता है, वो करंट माइनस कर सकती है, नो डाउट। अगर कोई करंट नेगेटिव में दिया ही है तो आप माइनस करो, नो डाउट। ये मैं नहीं मना कर रहा हूं कि माइनस ही ना करो, अगर कोई करंट नेगेटिव में लिखी है तो माइनस करो, सही है। बट अगर डायरेक्शन के हिसाब से माइनस कर रहे हैं तो गलत है।
चाहे जिस डायरेक्शन से है बेटा, अगर वो एक ही पॉइंट पे सब आके मिल रही है तो ऐड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। फिर हमने पढ़ा करंट, हमने पढ़ा करंट स्केलर है, वेक्टर है, हमने करंट की यूनिट देखी, और उसके बाद कुछ इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने किया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रीजन टाइप वाले क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी को देने में सबसे ज्यादा पसंद है। रीजन टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई एग्जाम में बहुत फेवरेट है। रीजन टाइप क्वेश्चन ना हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन, ऐसे क्वेश्चन ना साइंस में हो ही नहीं सकते। अब बात आई बेटा कि इस करंट पे कुछ छोटे बहुत न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला मैं मिस कर दिया। चार्ज का एक फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाता हूं, होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू, एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, और ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू जल्दी से बोल दो। 1.6 into 10 power minus 19 -19 क्या? कूलाम। कूलाम। यूनिट बोला करो, नहीं तो मैं मिली कूलाम लिख दूंगा। चल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इस पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, और दूसरा बनेगा हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू टी। इन दोनों फॉर्मूलों पे आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और पहले एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर कहीं आगे जाना है। क्लियर है? जी भैया। तो तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं यार। इफ 5 कूलम चार्ज is to be transferred from one body to other, then find how many electrons should be transferred. चलो 31.25 into 10 to the power 18. फिर से रिपीट करो। 31.25 into 10 to the power 18 electrons. ओके, और कोई आंसर बता दो। और कोई आंसर बता दो। So 31.25 into 10 the power 18 electrons. What about Ayush and Nikhil? तो चलो, इसके सब लोग, चारों लोग जो आंसर निकाल लो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं निकालो वो भी आंसर निकालना, और जो हमारा चैट बॉक्स होता है उसमें आंसर टाइप कर देना। एक और क्वेश्चन लिख लो, और आज करते हैं गुड नाइट। इसी का सेकंड पार्ट बेटा, ऑल्सो
फाइंड भैया द करंट, हाँ बोलो। इसको सॉल्व कर दीजिए, नहीं आंसर आ रहा। अच्छा, इसको नहीं आ रहा। ऑल्सो फाइंड द करंट इफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 2 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड में बेटा चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो करंट निकालो। निखिल तुम्हारे लिए हिंट ये दे रहे हैं, ये है तुम्हारा क्यू बेटा, क्यू क्यू है। और तुम्हें निकालना है एन ई की वैल्यू, तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और क्यू की जगह पर तुम्हें क्या रखना है, 5। अब मुझे उम्मीद है निखिल कि तुम n की वैल्यू निकाल लोगे इसे ट्रांसपोज करके। एम आई राइट? जी भैया निकल गए। ओके, तो चलते हैं। यहां पर बेटा आपको आंसर नहीं टाइप करना है, जो चैट बॉक्स हमारा नोटिस वाला है जिसमें मैं मैसेजेस भेजता हूं तुम लोग को कि आज क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर से। जब क्लास नहीं चलेगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, और जब मैं मैसेज ना करूं तो मान लो क्लास चले। ठीक है, भैया हाँ निखिल, क्वेश्चन देख, क्या सेकंड हुआ? वाला, सेकंड वाला क्वेश्चन अभी नहीं लिखा। अच्छा देख लो। हो गया भैया।